क्लास 11th फिजिक्स में लेसन 4 हम कर रहे हैं मोशन इन प्लेन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था वेक्टर एनालिसिस। आज हम उस वेक्टर एनालिसिस का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ थ्योरीज देखे थे। आज उसके कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर हम चलते हैं, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थ्योरी क्वेश्चन भी। और अगर अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल 4.1 करेंगे, जो आपकी बुक का है ना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और अच्छा भी है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, मतलब 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रही है। विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या हो रहा है, हवा चलने लगी है। विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड इज अम्ब्रेला। एक लड़का जो बस स्टॉप पे खड़ा है उसको अम्ब्रेला अपनी किस डायरेक्शन में पकड़ना होगा स्टूडेंट, ये हमें पता लगाना है। ये हमको क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है उसकी डायरेक्शन के, वो से किस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, किस डिग्री तक। तो हम ये देख लेते हैं, डायग्रामेटिकली बना लेते हैं, है ना। डायग्रामेटिकली बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले चारों डायरेक्शन बना लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की दिक्कत नहीं आएगी। जनरली हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड को ईस्ट एज्यूम करते हैं, ये हमारा क्या होता है वेस्ट, हियर इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। ठीक है, हमने क्या बोला कि रेन तो डाउनवर्ड फॉल हो रही है। अब हम डाउनवर्ड को ऐसे तो बता नहीं सकते इस टाइप से वर्टिकली, तो हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड को भी ऐसा ही मान के चलते हैं कि ये हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ये हमारा क्या है, वी आर है। रेन की वेलोसिटी जो हमको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, वी आर जो क्वेश्चन में गिवन है हमको 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक और वेलोसिटी निकल रही है, मतलब एक और वेलोसिटी का मतलब कि विंड चलने लगी है, हवा चलने लगी है, जो चल रही है ईस्ट से साउथ की वेस्ट की तरफ। तो ये ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में हमने क्या बना ली, विंड की स्पीड बना ली है। और विंड की स्पीड कितनी है स्टूडेंट, VW, विंड की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। हमसे ये पूछा है, तो जो फाइनल हमारा अभी हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। किसके किसके बीच का एंगल है 90 डिग्री एंगल, हमारे दोनों वेक्टर के बीच में। हमें फाइंड करना है पहले तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर, क्या फाइंड करना है, क्योंकि जैसे ही हवा चलेगी स्टूडेंट, ये हवा की वजह से क्या होगा, ये बारिश की बूंदें ऐसे वर्टिकल ना आते हुए थोड़े से एंगल पे चली जाएंगी। ऐसे कहाँ चली जाएंगी, थोड़े से एंगल पर। तो दो वेक्टर हैं, दोनों का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। तो बहुत आसान है क्लास, है ना। इसके लिए मैंने वो क्या समझा रखा है, पहले ही समझा दिया है बहुत बार, कि आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक ये जो वेक्टर दिया है, इसको वेक्टर को मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि दो वेक्टर को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, ये वेक्टर जहाँ फिनिश होता है, देखिए जो पहला वेक्टर जहाँ फिनिश होता है, ये हमारा पहला वेक्टर है जो जहाँ फिनिश होता है, वहीं से हम दूसरा वेक्टर बनाते हैं। तो हमने दूसरा वेक्टर बनाया, पहले के स्टार्टिंग से दूसरे के एंड तक जो होता है, ये होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये वैल्यू है वी आर, दिस इज वी डब्ल्यू। ओके, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हमने देखा था। आर ए की जगह पर यहाँ वी आर लिखा है, वी आर कितना है 35, तो अंडर रूट के अंदर 35 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इनकी वैल्यू क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस 90 है यहाँ पर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। जब भी 90 डिग्री एंगल बनता है स्टूडेंट, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है।
इस cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, इसलिए ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए cos 90 मतलब 0, अब 90 में b का मल्टीप्लाई करो, a का करो या 2 का, मतलब 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करो वो 0 रहेंगे, तो ये टर्म यहाँ 0 हो जाएंगी। तो r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ इन दोनों का स्क्वायर करके। 35 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, बता दीजिए। 35 का स्टूडेंट होता है स्टूडेंट 1225, 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो आंसर कितना आने वाला है, आंसर आने वाला है 1369, जो कि अंडर रूट होता है 37 का, यानी रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आना है वो आना है 37 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से तो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, है ना। बट हमें फाइंड करना था एंगल के, वो किस एंगल पर अपने आप को रखें। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, मान लो कि ये एंगल थीटा, हमें ये थीटा ही पता करना था कि वो बॉय, अगर सपोज वो बॉय ऐसे छाता रखेगा अपना स्टूडेंट, तो क्या होगा, बारिश तो अब क्या है, हवा की वजह से ऐसी होने लग गई है ना, ड्यू टू एयर बारिश का एंगल चेंज हो चुका है। अब रिजल्टेंट क्या हो रहा है, ना वो ऐसे जा रही है ना ए से जा रही है, वो जा रही है इस डायरेक्शन में, तो हमें छाता इस डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा जिससे कि वो मैक्सिमम वाटर को कवर कर सके। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है कि कितने डिग्री एंगल पर उसे छाते को लगाना होगा, तो ये एंगल थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, टेन का यूज करें, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि थीटा यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी कि VW अपॉन VR, टेन थीटा। थीटा तो हमें फाइंड करना है, VR VW की वैल्यू पता है, हम चाहते तो ये नहीं भी करते लेकिन हमने सीख लिया है करके, है ना, कभी कभी पूछ लेते हैं, स्पीड भी पूछ लेते हैं। तो थीटा निकालने के लिए VR अपॉन VB, VR कितना दिया है 12 अपॉन 35, 12 को 35 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.343। टेन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 35, जिसकी वैल्यू दी है 0.343। अगर मुझे यहाँ से टेन थीटा दिया है 0.343, अब थीटा की वैल्यू निकालना है तो टेन इधर आएगा तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स 0.343। अगर कभी एग्जाम में ऐसा आंसर दिया हो तो इतना लिख लेना, या फिर यहाँ से थीटा डिग्री निकालना हो तो आप टेन की वैल्यू 0.343 पर फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना। इसकी एक टेबल होती है बड़ी सी, वो दी जाती है, या तो कभी कभी एग्जाम में आंसर दे देते हैं। हमें अभी इसकी वैल्यू पता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आने वाली है, 19 डिग्री मिलने वाली है। मतलब आपको अपने अम्ब्रेला को 19 डिग्री ऐसे क्या करना पड़ेगा, 19 डिग्री के एंगल पर रखना पड़ेगा, जिससे कि वो मैक्सिमम वाटर छाते पर गिरे और उसके कपड़े गीले ना हो। क्लियर है स्टूडेंट, आसान सा क्वेश्चन था, है ना, समझ में आ गया हमको। हम ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे आज की क्लास में। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने हमको दो फोर्सेस दिए हैं स्टूडेंट, टू फोर्सेस आर गिवन टू अस। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, यू हैव गिवन टू फोर्सेस, हमें दो फोर्सेस दिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है स्टूडेंट, अभी इसके बाद जो लेसन चालू करेंगे वहाँ पर हम फोर्स ही पढ़ने वाले हैं। तो टू फोर्सेस हैं, एक है 3 न्यूटन, एक है 4 न्यूटन। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं, वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, क्वेश्चन बोला गया फाइंड रिजल्टेंट, हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है दो वेक्टर का, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है स्टूडेंट तो क्या होगा, उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। इस केस में मैंने आपको क्या बता रखा है, इस केस में आपको हमने आर की रिजल्टेंट वैल्यू दे रखी है, जो होती है मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी, है ना। यही रिजल्टेंट मैंने आपको बताया था, इससे पहले ही क्लास में आपने देखा होगा, है ना। तो रिजल्टेंट निकालने की जब डायरेक्शन सेम होती है तो 3 + 4 आंसर आ जाएगा 7 न्यूटन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है मोड ए
वेक्टर ऑफ का मॉड ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड होता है। इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो 3 + 4 7 न्यूटन इसका आंसर होता है। ये मैंने कहाँ से लिखा है, इसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में समझा रखा है कि जब इनके बीच में थीटा 0 बनता है तो क्या होता है, 90 बनता है तो क्या होता है, 180 होता है तो क्या, सब चीज़ें पुराने वीडियो में दे रखी है। तो दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड प्लस हो जाता है सिंपली। 3 + 4 अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो 3 + 4 7 न्यूटन हो गया स्टूडेंट। इफ दे आर वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तब क्या होगा, स्टूडेंट तब हमने ये देख रखा है कि when they working in opposite direction, suppose 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दो वेक्टर हैं एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब क्या होगा, तब बहुत सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पर देखा है कि उनके बीच में थीटा कितना बन रहा है। अगर इनको मैं ऐसे जोड़ूँ, ये इधर और ये इधर, तो इनके बीच का एंगल बनता है 180 डिग्री। इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है स्टूडेंट, दोनों ही वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पर दो एंगल हैं। ये कंडीशन भी मैंने आपके वीडियो में बता चुका हूँ कि जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो आर निकालने का तरीका क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मोड ऑफ वेक्टर बी। पहले का मॉड 4 न्यूटन, दूसरे का मॉड 3 न्यूटन, तो फाइनल क्या हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1 न्यूटन। डायरेक्शन की बात करें तो जो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, उसकी तरफ होता है ज़्यादा बड़ा, मतलब विच वेक्टर इज लार्जर, कौन सा वेक्टर बड़ा है, 4 न्यूटन ज़्यादा बड़ा है तो इसकी डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स 4 न्यूटन। 4 न्यूटन की डायरेक्शन में ही हमारा रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, जिधर 4 न्यूटन लग रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ये बड़ा साइड है, जिधर ज़्यादा बड़ा साइड होगा उधर ही फोर्स लगेगा। तो फाइनल फोर्स 4 न्यूटन की डायरेक्शन में लगेगा, 3 न्यूटन की में नहीं लगेगा। अब अगर सपोज तीसरा इनको किसी एंगल पर दे दिया स्टूडेंट, किसी एंगल पर दे दिया तो वह एंगल पता होना चाहिए। या हमको बोला है दे आर वर्किंग परपेंडिकुलरली, दोनों वर्क कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, दिस इज द वैल्यू ऑफ 3 न्यूटन्स एंड हियर इज द डायरेक्शन ऑफ 4 न्यूटन, और ये हमारा 4 न्यूटन है। तो ये प्लस तो मैंने आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, है ना। प्लस करने का तरीका क्या होता है, जहाँ पर एक फिनिश होता है वहीं से सेकंड स्टार्ट होता है, पहले के स्टार्टिंग से दूसरे के फाइनल तक हमारा रिजल्टेंट आर होता है। क्या होता है, आर। ये है हमारा 3 न्यूटन, ये है 4 न्यूटन। तो आर निकालने का फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। दो वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ कितना दिख रहा है, यहाँ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखा जाए तो थीटा है 90 डिग्री स्टूडेंट। कितना है स्टूडेंट, 90 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया कि एंगल दोनों के बीच में कहाँ देखा जाता है, ऑन दिस साइड, इस साइड में हम लोग एंगल हमेशा देखते हैं। तो ये थीटा कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो cos 90 होता है 0, इसलिए ये टर्म का आंसर पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे ही नहीं। जब थीटा 90 होता है सिर्फ इन दोनों की वैल्यू लिखी जाती है। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा a² यानी 3, b² यानी 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, दोनों को मिला देंगे तो आर हो जाएगा 25। 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 न्यूटन। यानी यहाँ पर टोटल जो फोर्स लगने वाला है वो लगेगा 5 न्यूटन का। कितना लगेगा, 5 न्यूटन। और ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फाइनली ये इस तरफ जा रही है अल्फ़ा एंगल के साथ, है ना, वो 3n न्यूटन के साथ अल्फ़ा एंगल बना रही है। तो हम ये अल्फ़ा एंगल फाइंड कर लेंगे तो हमें उसकी डायरेक्शन भी पता चल जाएगी स्टूडेंट। क्या पता चल जाएगी, डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन की इसके लिए फाइंड करते हैं ये एंगल की वैल्यू अल्फ़ा की। तो हम क्या फाइंड करेंगे, tan अल्फ़ा हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना है। अल्फ़ा क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस 4 को 3 से डिवाइड करके वैल्यूज़ फाइंड करना है स्टूडेंट। क्या करना है, 4 को 3 से डिवाइड करके वैल्यूज़ फाइंड करना है कि क्या आ रही है। तो 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं
तो 4 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ लगा है 0.0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो फिर से बचा 1, पॉइंट लगा है तो 0। तो इसका आंसर जनरली 1.333 इस टाइप से ही आता है। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? tan अल्फ़ा की वैल्यू है 1.333। ओके, ये वैल्यू कितने डिग्री एंगल पर होती है चेक करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए हम लोग एक टेबल का यूज़ करते हैं जिसे कि नेचुरल टेंजेंट का टेबल कहते हैं, जो जनरली दिया होता है स्टूडेंट। आप देख रहे हैं 53 डिग्री पर वैल्यू आ रही है 1.32 और 54 डिग्री पर है वैल्यू 1.37, मतलब हमारा जो एंगल है 1.33 वो इसी के बीच में बनने वाला है। तो इस टाइम पे हम चाहें तो इसको 53 डिग्री एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि 1.327 यहाँ पर वैल्यू आ रही है और हमारी जो वैल्यू है वो है 1.33, है ना। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ लिखें 53 डिग्री की वैल्यू को, वो है 1.327, तो आप क्या देखोगे कि ये वैल्यू 7 है जो 5 से बड़ी है। कैसी है? ये वैल्यू 7 है जो 5 से बड़ी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट करके इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1.33। तो अपन ना एंगल यहाँ पर क्या फाइंड हो जाता है, हमारा एंगल यहाँ फाइंड हो जाता है 53। चाहे तो मिनट में भी एंगल निकाल सकते हैं, बट सफिशियंट है अभी के लिए कि 53 डिग्री एंगल ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ आपको tan अल्फ़ा कितना मिलेगा, 53 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 53 डिग्री, ठीक है। तो 53 डिग्री एंगल से वो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर हमारा। ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, है ना, इसमें ये थोड़ा सा ऊपर था, ऐसा था क्योंकि ये 3 है ये 4 है, तो ये जो 5 आया था ये 53 डिग्री एंगल से जाएगा। कहाँ जाएगा? 53 डिग्री एंगल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए, 2 वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, मेकिंग एंगल 20 डिग्री एंड 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। वो दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, जो वेक्टर ए है वो 20 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और जो वेक्टर बी है वो 110 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है देयर रिजल्टेंट, फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमको इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं, विदाउट डायग्राम तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री एंगल बना रहा है, एक और वेक्टर है जो हमारे एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ फाइंड करना है, एक तो हमें जो वेक्टर है, वेक्टर अगर आपको बोला जाए फाइंड रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के पास 2 चीज़ होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो हमें उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालना है। मगर इससे पहले इन दोनों के बीच के बनने वाला एंगल देख लो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक 20 डिग्री, ये पूरा 110। तो अगर इन दोनों के बीच का सिर्फ ये इतना एंगल आप देखना चाहो, इतना सा, तो 110 में से 20 जाएगा, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या है स्टूडेंट, ए और बी के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। अब आप चाहो तो इसको यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हो। हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रेडिशनल मेथड हमारी यही होती है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो हो गया ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा रिजल्टेंट आर हो गया, है ना। ये वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, कैपिटल है सॉरी, कैपिटल बी, ये हमारा
कैपिटल ए। ये निकालने का फॉर्मूला क्या दिया स्टूडेंट, ये निकालने का फॉर्मूला आर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है कि जब थीटा 90 होता है तो सिर्फ आता है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ जो टर्म होती है 2ab कॉस थीटा यहाँ पर होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90, कॉस 90 होता है 0, इसलिए तीनों चीज़ें 0 हो जाती हैं। तो आर की वैल्यू फाइनली कितनी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आपको क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू दे रखी होती तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता। अब हमें इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू दे रखी है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है 5 मीटर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है जो है 12 मीटर। कितना है स्टूडेंट 12। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हम आर यहाँ रखेंगे तो आर हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करोगे तो अंडर रूट के अंदर 169, जिसका फाइनल आंसर कितना होता है 13 मीटर। यानी फाइनल आर की वैल्यू कितनी है 13 मीटर है स्टूडेंट, कितनी है 13 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल कि ये कितने डिग्री एंगल बन रहा है ना। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको इस वाले एंगल को इन दोनों के बीच के एंगल को अल्फ़ा मान लेते हैं। अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, tan अल्फ़ा का, है ना। tan अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, tan अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 बन रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan अल्फ़ा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5, परपेंडिकुलर 12 बेस 5, तो tan अल्फ़ा कितना हो गया 12/5। अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, tan इधर जाता है तो बनता है tan इनवर्स 12/5। थोड़ा आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन हमने देख रखा है पहले भी, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। अगर ये आपका वेक्टर ए है ना, और यहीं से वेक्टर बी को ले जाएं, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये जो वैल्यू होती है दिस, इसको हम कहते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस वैल्यू को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ये वैल्यू हमारी होती है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल केस आता है स्टूडेंट कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में अगर 60 डिग्री एंगल है और ये वेक्टर ए और बी बराबर है, मतलब अगर मान लो कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूँ कि जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल हो जाए, ये वेक्टर ए और ऐसा ही कोई दूसरा वेक्टर है वो भी ए ही है ना, वो भी वेक्टर ए ही है। अगर ये दोनों ही वेक्टर अगर 60 डिग्री के एंगल पर हो, कितने डिग्री के एंगल पर हो 60 डिग्री के एंगल पर हो, तब ये जो इनका a माइनस बी होता है ये भी a ही होता है स्टूडेंट। a माइनस बी भी क्या होता है a। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्या हो रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये दोनों एंगल सेम है, 60 डिग्री इनके बीच का एंगल है और दोनों वैल्यू सेम है, ये भी है ये भी है, तब यहाँ पर भी जो वैल्यूज निकलेंगी ना वो सब 60 डिग्री ही निकलेंगी, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसा हो जाता है स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जहाँ पर आपको क्या बताया जाता है कि दो ये इक्वल वेक्टर है और वो एक दूसरे से 60 डिग्री पर है, तब उनका a माइनस बी क्या होगा, वो a ही होता है स्टूडेंट, क्या होता है a ही होता है। ठीक है, आप कभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना है, हमको a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, रिजल्टेंट वेक्टर अगर r का निकालते हैं कभी a माइनस बी से, किससे स्टूडेंट a माइनस बी से, तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और साथ में आता है कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर r की वैल्यू देखी जाए तो कॉस 60 रख देंगे। अब यहाँ पर a और b दोनों इक्वल है, a तो a का स्क्वायर प्लस फिर से a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, क्योंकि यहाँ पर भी a आएगा यहाँ पर भी आएगा तो वो भी a का स्क्वायर हो जाएगा।
और cos थीटा, अगर cos 60 की वैल्यू की बात करें, थीटा 60 रखोगे तो cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ए स्क्वायर और ये एक माइनस ए स्क्वायर भी कट जाएगा, यानी आर कितना बचेगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा ए का स्क्वायर, जो बाहर निकल के बन जाता है ए। ये देखा स्टूडेंट आपने, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार आ जाते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट है, हम वो भी देखते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी, मॉड ऑफ वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप। मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी के ऊपर कैप लगी है तो वो यूनिट वेक्टर है। कैसा है स्टूडेंट, एक यूनिट वेक्टर है, तो ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, ये जो है ये उनका रिजल्टेंट है ए प्लस बी का, यानी दो वेक्टर को प्लस कर रहा है, दो यूनिट वेक्टर को प्लस करके उनका मॉड निकालते हैं, और दो यूनिट वेक्टर को माइनस करके उनका मॉड निकाला है, और वो दोनों वैल्यू हमको क्वेश्चन में इक्वल दे रखी हैं कि मॉड ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। हमको ये वैल्यू इक्वल दे रखी है, और हमको बोला है कि अगर तब बताओ कि ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा कितने डिग्री हो रहा है, हमें ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अगर कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, लेकिन वो यूनिट वेक्टर है, मतलब अगर आपसे मैं सिर्फ मॉड ए की वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे 1, वेक्टर ए का मॉड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ये, यहाँ जो ये दिया है ये 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है स्टूडेंट, 1, यानी मॉड ऑफ ए कैप 1 होगा, मॉड ऑफ बी कैप भी क्या होगा, मॉड ऑफ बी कैप भी 1 होगा, क्योंकि दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं। तो अगर आपसे मॉड ऑफ ए प्लस बी पूछा जाए तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर, यही होता है जो मैंने ऊपर बताया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पर प्लस आ जाता है, क्या स्टूडेंट, प्लस आता है, अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर प्लस आता है, अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाता है इस जगह पर। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लगाएंगे, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी ये भी 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, और हमने मान लिया कि इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा, तो कॉस थीटा। हमने सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया, कंफ्यूज ना हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2ab कॉस थीटा, ये ए और बी 1 दिए हैं तो 1 1 1 1 कॉस थीटा है, यही वैल्यू इक्वल होती है ए माइनस बी में, क्या होता है सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। दोनों साइड रूट है, दोनों साइड अंडर रूट है स्टूडेंट, तो दोनों रूट एक दूसरे से कट हो जाएंगे, है ना। कट कैसे होते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, हम दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर से रूट कट हो जाते हैं, है ना। जब दोनों साइड सेम चीज़ है तो कोई इशू नहीं। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 और 2 1 जा 2, 1 जा 2, तो कुल मिला के 2 कॉस थीटा, इधर भी कट जाएगा तो 1 प्लस 1 और माइनस 2 कॉस थीटा। चलिए ये होगा 1 प्लस 1 2, ये 1 प्लस 1 2, ये प्लस से इधर जाएगा तो बनेगा -2, यहाँ है 2 कॉस थीटा, माइनस का 2 कॉस थीटा भी इधर आएगा, तो पहले से यहाँ पर ये वाला 2 कॉस थीटा है, ये माइनस का 2 कॉस थीटा इधर आया तो बन गया प्लस का 2 कॉस थीटा। हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, ये 1 प्लस 1 2 हुआ, ये इधर गया, यहाँ पर आ गया, ये 1 प्लस 1 2 यहाँ पहले से था, 2 में से 2 गए तो 0, तो 2 प्लस 2 4 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। सिंपली बात है भाई, कॉस थीटा 0 आ रहा है यहाँ पर, कॉस थीटा कितना आ रहा है 0, तो कॉस थीटा 0 कब आता है, जब थीटा हमारा कितना होता है 90। स्टूडेंट जब थीटा 90 होता है तभी कॉस 0 होता है, ध्यान रखिएगा, कॉस सिर्फ 0 कहाँ होता है। अब ये 4 कॉस लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 4 अपॉन में भी जाएगा तो 0 के अपॉन में 0 रहेगा, यानी हमारा थीटा कितना निकला है स्टूडेंट, थीटा निकला है हमारा 90 डिग्री। क्लियर है, आसान था, ठीक है स्टूडेंट। कुछ और एग्जाम्पल, वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एनसीईआरटी के पीछे के कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हैं सॉरी, आंसर हम लोग फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4.9, इसका डायग्राम भी नीचे दिया है। क्या है क्वेश्चन, अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ओ, एक साइक्लिस्ट सेंटर ओ से स्टार्ट होता है
ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के रेडियस के पार्क में जिसमें ओपी और ओक्यू रेडियस है, रीचेस द एज पी, पी पर चलता है ऑफ द पार्क, है ना, देन साइकिलिंग अलोंग द सर्कमफेरेंस एंड रिटर्न टू, ये इस प्रकार चलता है सर्कमफेरेंस पर, और रिटर्न टू द सेंटर ओ अलोंग ओ क्यू, सॉरी अलोंग क्यू ओ, क्यू पहुंच के क्यू से वापस सेंटर ओ पर आ जाता है ना। क्या कहा स्टूडेंट, ओ से स्टार्ट किया उसने, पी पर गया, फिर यहाँ से सर्कल के पाथ पे चला और यहाँ से क्यू से वापस ओ पर आ गया। हमें फाइंड करना है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इफ द राउंड ट्रिप, ये जो इतनी ट्रिप थी राउंड वाली, ये ट्रिप तो टोटल 10 मिनट लगे हैं, तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट हुआ, ओ से स्टार्ट हुआ, पी पर गया, क्यू पर गया, फिर ओ पे आ गया, यानी जहां से स्टार्ट किया वहां पर ही फिनिश है, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कहाँ से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया, पी पर गया, पी से क्यू और वापस ओ पर आ गया। जब ऑब्जेक्ट अपने ही प्लेस पर आ जाता है जहाँ से स्टार्ट करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों चीज जीरो। थर्ड, हमें एवरेज स्पीड निकालना है साइकिलिस्ट की, तो एवरेज स्पीड के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट, क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ पर बहुत इजी सा काम है डिस्टेंस फाइंड करना, ये वैल्यू 1 किलोमीटर है, ये वैल्यू भी 1 किलोमीटर है, और थर्ड वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। थर्ड वैल्यू क्या होगी हमारी, थर्ड वैल्यू हमारी ये है, उसका डिस्टेंस टोटल, तो हमको P से Q तक की सरकमफेरेंस फाइंड करना है। वैसे इसमें ज़्यादा वेक्टर का यूज़ हुआ नहीं है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता तो एक अलग बात थी, बट हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें सर्कुलर रेडियस दी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर रेडियस के सर्कल में वो चलता है। डायग्राम आपने देख ही लिया है, हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पर 3 है, कौन कौन सी है, 1 + 1 और 1 हो जाएगी हमारी 2πr/4। कैसे 2πr/4 स्टूडेंट, इसके लिए देखिए कि टोटल यहाँ सर्कल के 4 पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 पार्ट होते हैं। अगर ये, क्योंकि यहाँ पर एंगल दोनों के बीच में कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री, यानी ये एक कितना पार्ट है, ये एक सर्कमफेरेंस का चौथा हिस्सा है, ये सर्कमफेरेंस का कौन सा हिस्सा है स्टूडेंट, 4th पार्ट है, इसलिए हमने सर्कमफेरेंस 2πr को 4 से डिवाइड कर दिया। हमारे 1 वैल्यू किसकी है, 1 + 1 2 + 2 से कट हुआ है 2 बार, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 × 1/2, इसको कट करो तो ये हो जाता है 11/7, 1 × 1 2 + 11/7, ये हमारी डिस्टेंस है। इसको और थोड़ा अच्छे से निकाल लिया जाए तो डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 11 को 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते स्टूडेंट, पॉइंट में आंसर आ जाएगा हमारा, ये अभी पॉइंट में आंसर नहीं लाते, बाद में लाएंगे। 7 × 2 = 14, 7, ये आपको एलसीएम करना सभी को आता होगा, जब एक नंबर के अपॉन में कुछ नहीं है, एक नंबर के अपॉन में कुछ है, तो इसका सीधा मल्टीप्लाई इससे होता है, तो 7 का मल्टीप्लाई 2 से, 7 × 2 = 14 + 11/7, तो ये हो जाएगा 25/7 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, किलोमीटर, 25/7 किलोमीटर, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना दिया है, टाइम हमको दिया है 10 मिनट, 10 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 60 से डिवाइड करा तो वो 10 आवर हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हमको किलोमीटर में दी हुई है स्टूडेंट, तो टाइम भी हमें किस में लेना पड़ेगा, आवर्स में। सो स्टूडेंट 0 कैंसिलिंग आउट विद 0, आंसर आया 1/6, टाइम हमारा 1/6 आवर है। स्पीड फाइंड करने का कहा है हमको क्वेश्चन में कि फाइंड स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा दिया है 25/7, टाइम 1/6, जो अपॉन में होता है वो कहाँ जाता है, वो अपॉन से
यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है और ये वैल्यू 7 वाली अपॉन में आ जाएगी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 25 इंटू 6/7। 25 6 होता है 150, है ना। 150 को 7 से डिवाइड आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप डिवाइड करते हैं तो 21.4 समथिंग आंसर आएगा स्टूडेंट्स का। डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, है ना। कर देता हूँ मैं आपके लिए। 150 को 7 से डिवाइड करा, 7 2 14, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0, नीचे लाए आप 0, 7 1 जा 7, माइनस किया 3, पॉइंट लगाओगे, एक 0 हो जाएगा, 7 4 जा 28। देखा आपने 21.4 आ गया, वही आंसर यहाँ पर है। तो यहाँ पर स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई, स्पीड आ गई आपकी 21.4 किलोमीटर पर आर। 21.4 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये चल रहा है स्टूडेंट। क्लियर है। तो हमने ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी किया है स्टूडेंट। अनदर एनसीईआरटी क्वेश्चन, हम एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं जिसको क्वेश्चन नंबर 4.10। ऑन एन ओपन ग्राउंड, किसी ओपन ग्राउंड में अ मोटरिस्ट फॉलो अ ट्रैक दैट टर्न टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल 60 डिग्री। मतलब क्या है, एक मोटरसाइकिल चलाने वाला है जो क्या चलता है, ट्रैक पर चलता है और 60 डिग्री लेफ्ट में घूम जाता है आफ्टर एवरी 500 मीटर। मतलब हर 500 मीटर के बाद वो क्या करता है स्टूडेंट, हर 500 मीटर डिस्टेंस के बाद वो ऐसे 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न ले लेता है, 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न ले लेता है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, मतलब स्टार्ट करना है आपको किसी एक पॉइंट से। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरिस्ट एट द 3rd 6th एंड 8th टर्न। हमको इसकी 3rd 6th और 8th टर्न पर वैल्यू निकालना है। एंड कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विथ द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालना है। तो इसको अपन डायग्रामेटिकली बनाए स्टूडेंट, डायग्राम के थ्रू पहले बनाते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमने कहा है कि कोई साइकिलिस्ट है या मोटरसाइकिलिस्ट है। ये हो गया हमारा 500 डिस्टेंस, ये 500 डिस्टेंस पर चल रहा है, ऐसे 500 मीटर चलता है। इसके बाद 60 डिग्री का टर्न ले लेता है। तो ये ने लिया 60 डिग्री टर्न। 60 डिग्री मतलब जैसा वो चल रहा था उसके साथ 60 डिग्री ऐसे, है ना। तो ये दूसरा वेक्टर बन गया, ये एक वेक्टर कंडीशन हो गई स्टूडेंट, ये 60 डिग्री। अब वो जैसे ही 60 डिग्री जिस डायरेक्शन में चल रहा है स्टूडेंट, अब ये ऐसा चल रहा है, तो जैसे ही ये 500 चलता है वो फिर से एक 60 का टर्न ले लेता है। ठीक है, कितना टर्न ले लेता है वो, एक 60 डिग्री टर्न लेता है। तो 60 + 60, ये भी 60 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 कंडीशन। पहला फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, ये थर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसने ऐसे करते करते यहाँ गया आगे, यहाँ से फिर वो क्या करेगा, 60 डिग्री टर्न ले लेगा स्टूडेंट। 60 डिग्री टर्न लेगा तो क्या होगा, पहले समझिए, ये इसकी डायरेक्शन चल रही है। यहाँ से जैसे वो 60 का टर्न लेता है तो वो फिर से इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है ना। ठीक है स्टूडेंट, डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बनाया था, हम इसको फिर से प्रॉपर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये 60 डिग्री में वापस वहीं पहुंच जाएगा, है ना। फिर से हम देखते हैं, हमने जो लेंथ बनाई है ये थोड़ा सा सही नहीं था, एंगल हमने हाथ से ही बना लिया, इसलिए तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ ये सेम सिचुएशन। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट क्या होगा, ये 60 डिग्री, ये 120 और ये एक और 60 टर्न लेगा, तो टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, 180। और 180 डिग्री जब होता है तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसा सिमिलर होता है। तो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचना था, मतलब हमने जो बनाया है इसको थोड़ा ऐसा बनाना पड़ेगा हमको, तो हमारा डायग्राम सही बनेगा। तो फिर से हमने देखा, ये 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है ना। हम एक छोटा सा लाइन बना लें जिससे डायग्राम अच्छा बनेगा हमारा। तो ये हमारा 60 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट, ये ऑब्जेक्ट 60 डिग्री डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुँच गया। फिर यहाँ से इसको जाना था इधर, लेकिन उसने क्या किया, 60 का डिस्प्लेसमेंट लेके यहाँ पहुँच गया। ये भी 60 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। फिर यहाँ से इसको किधर जाना था, यहाँ से इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन फिर से उसने 60 का डिस्प्लेसमेंट लिया और यहाँ पहुँच गया।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमारा डायग्राम के थ्रू हमने समझ लिया, डायरेक्शन 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 और डायरेक्शन, मूवमेंट की डायरेक्शन देख लिए। अब हम फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से रीड करवाऊंगा, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। मतलब वो जब थर्ड टर्न लेगा, क्या लेगा स्टूडेंट, जब वो थर्ड टर्न लेगा उसके एंड पर, मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न, उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट है, हमें ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है थर्ड टर्न पर, थर्ड, सिक्स्थ और एट। देखिए ये हमारा पहला टर्न, ये हमारा सेकेंड टर्न और ये हमारा थर्ड टर्न, ठीक है। बात करते हैं स्टूडेंट पहले थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट निकालने की। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड टर्न। तो जैसे वो थर्ड टर्न लेता है वो यहाँ पहुँचता है, तो थर्ड टर्न के टाइम अगर उसका डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा ये, है ना। लेकिन थर्ड टर्न कंप्लीट करने के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट, थर्ड टर्न कंप्लीट करने के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा ये। तो ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है हमको थर्ड टर्न के बाद। थर्ड टर्न क्लियर करके वो यहाँ पहुँचा है, तो हम ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे आफ्टर थर्ड टर्न फिनिश। जैसे कि पहला टर्न हुआ, सेकेंड टर्न हुआ, थर्ड टर्न फिनिश हुआ, तो वो यहाँ पहुँच गया, तो ये हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट। ये क्या होगा हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पाथ लेंथ तो बहुत आसान है, पाथ लेंथ तो कितने के, पाथ लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो 500 500 500 तो कितना हो जाएगा, अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालना है थर्ड टर्न कंप्लीट होने पर तो 500 इंटू 3, 500 ये, फिर 500, फिर 500, तो 1500 मीटर। 1500 मीटर को अगर किलोमीटर में लिखें तो वो होता है 1.5 किलोमीटर। कितना होता है स्टूडेंट, 1.5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है। अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको वेक्टर एडिशन का यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट। किसका यूज़ करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन का, ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यू फाइंड करें, यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये जो होगा हमारा ये होता है a प्लस बी, है ना। और ये क्या होगा, ये मान लो इसको c मान ले थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगर हम वेक्टर एडिशन निकालें r, ये वेक्टर एडिशन r है यहाँ पर, तो r निकालने के लिए क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में बोलें, वेक्टर फॉर्म में लिखिए, मॉड मत लगाइए भी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर एक ही वेक्टर मान के चलना पड़ेगा स्टूडेंट, है ना, है ना। r निकालने के लिए हमको इन दोनों का यूज़ करना पड़ेगा कि ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले हम a प्लस बी करते हैं, फिर उसमें ये c वाला प्लस करते हैं। तीनों वेक्टर हमारे a ही हैं, a। तो हम क्या करेंगे, हमको पहले ये, हमको वैल्यू चाहिए होती है r निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर। हमको इसका a प्लस बी का मॉड निकालना है। पहले क्या निकालना है स्टूडेंट, हमको a प्लस बी का मॉड निकालना है, प्लस c का स्क्वायर, प्लस होता है 2 इंटू a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, है ना। ये थीटा क्या होता है, थीटा यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। ये एंगल हमको फाइंड भी करना होगा कि एंगल कितने डिग्री का होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं a प्लस बी का मॉड, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, ये a और ये b इन दोनों को प्लस करना होगा। a और b दोनों की वैल्यू 500 दी है, तो हम निकालेंगे अंडर रूट, हम मॉड a और मॉड b का क्या निकालेंगे स्टूडेंट, हम मॉड a और मॉड b का, सॉरी a और b के प्लस का मॉड निकालेंगे, जो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर r वाला फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो मैंने पहले ही आपको बता चुका है। ये मॉड ए है, यहाँ पर ये दूसरा वेक्टर b प्लस हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों 500 मीटर के हैं। कितने हैं, 500, तो a और b कितने दिए हैं, 500 मीटर दिया। तो मॉड के अंदर वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 500 का स्क्वायर
प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, 500 का स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर, क्योंकि 500 इंटू 500 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू होती 1/2, ये 2 है और ये 1/2 है, एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी a प्लस बी का जो मॉड है वो आया है 500 प्लस 500 प्लस 500। हम इन तीनों में से अगर 500 कॉमन लें, 500 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, मल्टीप्लाई में क्या आएगा स्टूडेंट? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। 500 स्क्वायर से बाहर आ जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 बाहर इंटू √3। ये हमारा a प्लस बी का मॉड है। क्या है स्टूडेंट? हमारा a प्लस बी का मॉड होगा। क्लियर है क्लास? तो स्टूडेंट हमें मॉड a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड पता चल गया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो c बन रहा है यहाँ पर, ये तो हम फाइंड कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी, लेकिन इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री बनेगा, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए समझो इस बात को ध्यान से। देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, तो अंदर वाला एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली आप समझ जाओगे 120 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। जब एक ऐसी लाइन होती है इसमें दो एंगल कट जाए, एक अगर 60 है तो दूसरा निकालने के लिए 180 में से माइनस करते हैं, तो ये एंगल 120 होगा। और ये दोनों साइड इक्वल है स्टूडेंट, ये दोनों साइड कैसी हैं? इक्वल है। मतलब ये जो एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ये आइसोसीलियस ट्रायंगल बन रहा है। ये जो दोनों एंगल इक्वल होते हैं ना, ये दोनों साइड जो इक्वल होती है, इनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये और ये एंगल सेम होंगे। अगर ये एक एंगल 120 और बचे हुए दो एंगल इक्वल है स्टूडेंट, तो हम अगर ट्रायंगल एडिशन का जो होता है सम, तीनों एंगल का सम, एक हो गया 120, एक को मान लिया x, दूसरे को भी मान लिया x, और 180। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल तो कैसे होंगे? ये दोनों एंगल्स तो इक्वल होंगे, हमने उनको x मान लिया, x हो जाएगा इधर 2x 180, ये इधर गया तो बचा 120, 180 में से 120 गया तो 60, 2 जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू 30। मतलब यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री एंगल स्टूडेंट। और ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ध्यान से देखिए ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका मतलब ये a प्लस बी और ये जो c हम मान रहे हैं, इनके बीच में 60 प्लस 30 कितने डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट? 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम जब ये वाला r निकालेंगे a प्लस बी के मॉड वाला, यहाँ पर हमको क्या करना होगा? ये थीटा को कितना रखना पड़ेगा? 90। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं? पहले हमने निकाला a प्लस बी जो होता है इतना, ये था हमारा पहला टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न के बाद गाड़ी यहाँ रुकी, तो यहाँ पर कितना रिजल्टेंट r है वो हमको फाइंड करना था, डिस्प्लेसमेंट। तो ये r डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमने पहले a प्लस बी को प्लस किया, अब a प्लस बी में c को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? a प्लस बी में c को, तो क्या होगा फॉर्मूला? a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको ऐसा लिखना होगा 2, ये पूरा a और b की जगह तो यहाँ c लिखा है, तो ये मॉड c होगा। यहाँ पर क्या होगा? मॉड c। करके दिखा देता हूँ। a प्लस बी का मॉड कितना दिया है? 500√3, 500√3 का स्क्वायर। c कितना दिया है? c हमारे पास सेम है 500 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो थर्ड वैल्यू है कि यहाँ पर cos 90 है और cos 90 की वैल्यू 0, यानी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 0 लिख के छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि cos 90 होगा थीटा 0 हो जाएगा। r की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 500 का स्क्वायर और रूट से स्क्वायर कटेगा, तो ये 500 स्क्वायर इंटू 3 प्लस ये क्या है? 500 का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमारे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब देखिए 500 का स्क्वायर यहाँ 3 बार आया है, यहाँ 500 का स्क्वायर 1 बार आया है। अगर मैं 500 का स्क्वायर कॉमन लूँ इन दोनों में से, तो यहाँ से 3 बचेगा,
यहाँ से कुछ नहीं तो 1 4, तो r की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 500 का स्क्वायर इंटू 4। अगर इसको रूट से बाहर निकालने का हम ट्राई करें स्टूडेंट, अगर इसको रूट से बाहर निकालने का ट्राई करें तो क्या होगा स्टूडेंट, हम न्यू पेज का यूज़ करेंगे इसके लिए। वैल्यू सिर्फ इतनी सी थी, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 500 का स्क्वायर इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये देखिए वैल्यूज आपके सामने है ना। तो जो जो स्क्वायर होते हैं स्टूडेंट वो सब बाहर आ जाते हैं, आपको पता होगा रूट से स्क्वायर कट जाता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो ये रूट से बाहर आएगा 500, तो 500 इंटू 2, 500 2 ज़ा 1000 मीटर, ये r। तो थर्ड टर्न के ऊपर, थर्ड टर्न फिनिश होने के बाद, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट है ना, पहला टर्न फर्स्ट, ये था हमारा सेकेंड और ये था थर्ड। जब थर्ड फिनिश हुआ तो ये यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर था, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर क्या हो गया 1 किलोमीटर। ऐसे इन्होंने 4 6 और 8 पूछा है स्टूडेंट, तो वो भी फाइंड कर लेंगे है ना। हम क्वेश्चन के वो तरफ फिर से चलते हैं। उन्होंने पूछा है थर्ड 6 और 8 टर्न के बाद, फर्स्ट टर्न सेकेंड टर्न थर्ड टर्न, अब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 4 टर्न, 5th टर्न और 6 टर्न में वो ऑब्जेक्ट फिर से वहीं आ जाएगा स्टूडेंट। 6 टर्न में कहाँ आ जाएगा, फिर से वहीं आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, हर बार 60 डिग्री का एंगल बना के वो आगे बढ़ रहा है। इस बार फिर क्या होगा, ये 60 डिग्री एंगल के साथ अंदर की तरफ आ जाएगा, फिर से 60 डिग्री एंगल के साथ, तो वो फाइनली जहाँ था वहीं पहुँच जाएगा। तो 60 डिग्री टर्न मतलब 6th टर्न के बाद जो क्या होगा स्टूडेंट, जो 6th टर्न है उसके बाद दो चीज़ें देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो 0 क्योंकि जहाँ से चालू किया वहीं आकर रुक गया, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 500 इंटू 6, क्योंकि 6 बार 500 चल चुका है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 3000 मीटर। मीटर को किलोमीटर में करो तो 3 किलोमीटर हो जाएगा। और फिर से उसने बोला 8th टर्न, तो 8th टर्न तो और आसान है, ये हो गया 7 टर्न और ये फिर से 8 टर्न हमारा कितना हो गया, a प्लस बी ही हो गया, मतलब 8 टर्न में वो फिर से कहाँ आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। तब हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, a प्लस बी होगा, और a प्लस बी का मोड हमने रिजल्टेंट यानी डिस्प्लेसमेंट पहले ही निकाल चुका है, 500 इंटू √3 मीटर। कितना निकाल लिया है, 500 √3 मीटर हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल पार्ट यहीं तक, अभी भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, या तो हम उनसे उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। तो क्वेश्चन 11 12 और ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ कवर कर लेंगे, है ना, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा उसी के साथ इन क्वेश्चंस को NCERT के क्लियर करवा दिए जाएंगे आपको।